वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि सिर्फ 7 दिन रह गए आपके, और हम लोग आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं 7 days 7 मॉक टेस्ट की, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट रहेगा और बिल्कुल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पर ये वाला मॉक टेस्ट डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 1 से बिना कोई टाइम वेस्ट किए। बट उससे पहले अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोग को अपनी मोबाइल स्क्रीन पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आपका जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पार्ट आएगा एग्जामिनेशन में, बिल्कुल उसी लेटेस्ट पैटर्न पर डिज़ाइन किया गया मॉक टेस्ट नंबर 1। तो आप लोग देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। एंड जैसा कि आपको पता है, इसमें 3 सेक्शन आएंगे। एक सेक्शन आएगा आप लोग का इंग्लिश ग्रामर का, दूसरा सेक्शन आएगा आपका ट्रांसलेशन का, और तीसरा सेक्शन आएगा आप लोग का ऐसे राइटिंग का। ठीक है, पैटर्न आप सभी को पता होगा। ऐसे राइटिंग आपको 250 वर्ड्स में लिखना है, 30 नंबर का ऐसे राइटिंग है, ट्रांसलेशन आएगा, और इंग्लिश ग्रामर आपकी 25 नंबर की आएगी। ये सब आप लोग को ऑलरेडी पता है। तो चलिए, आज के ये जो मॉक टेस्ट मैंने डिज़ाइन किया गया, इसमें हम सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम लोग ट्रांसलेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे राइटिंग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आपका स्कोर क्या रहेगा वीडियो एंड ख़त्म होने के बाद, तो ज़रूर बताना मुझे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आप लोग का 1 वर्ड से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सट्रीम ओल्ड एज व्हेन ए मैन बिहेव्स लाइक ए फूल। मतलब जब किसी बंदे की बहुत ज़्यादा एज हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा बुढ़ा आ जाता है, और वो एक तरीके से फूल की तरह बिहेव करने लग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम। ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग अपना आंसर पिक कर लो। मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर मार्क कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, उसको बोलते हैं डोटेज। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। दोस्तों, हो सकता है आप लोग को मेरी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही हो, तो मोबाइल की वॉइस फुल पे कर देना या ईयरफोन लगा लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आपका 1 वर्ड से रिलेटेड है। डैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सही नहीं किया जा सकता, उसको 1 वर्ड में क्या बोलते हैं। तो उसको 1 वर्ड में बोलते हैं इनकोरिजिबल। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। और ये जो है आपका इन एलिजिबल, ये होता है कि जिसको पढ़ा नहीं जा सकता ईजिली। अनइंटेलिजिबल आप लोग को पता होगा, इनएडिबल भी आप लोग को पता होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ द एंशिएंट सोसाइटीज़। एंशिएंट सोसाइटीज़ की स्टडीज़ को 1 वर्ड में क्या कहते हैं। उसको बोलते हैं हम आर्कियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ये आप लोग का सीधा सा मतलब सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए पर्सन ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रीजनिंग पावर। ऐसा बंदा जिसकी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज अच्छी है और रीजनिंग पावर अच्छी है, उस पर्सन को हम लोग क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है इंटेलेक्चुअल। मतलब वो बंदा जो है इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, जिसकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी है, रीजनिंग अच्छी है और अच्छी नॉलेज होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग। ऐसा बंदा जो किसी चीज़ पर जोर देता है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, स्टिकलर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन 1 वर्ड से रिलेटेड। आउट ऑफ 5 क्या स्कोर है, वीडियो एंड होने के बाद कंप्लीट बताना। मतलब जो मैं आपके ये 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसमें आउट ऑफ 25 आपका इंग्लिश में क्या स्कोर है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं 80+ ऐसे राइटिंग, ये नहीं डाउनलोड किए तो ज़रूर डाउनलोड करके जाना। आपके जितने भी ऐसे आए एग्जाम में, इसी में से ही पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे राइटिंग इसमें कवर किए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको ट्रांसलेशन भी प्रोवाइड करवा चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। सही लगे तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। तो आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, आई एम होपफुल डैट इंडिया विल विन गोल्ड। मैं आशा करता हूँ कि इंडिया गोल्ड जीतेगा इन द ओलंपिक्स में दिस टाइम, इस टाइम। और तो आपको एरर बतानी है कि एक से ज़्यादा में एरर है या फिर नन ऑफ द अबव में किसी में एरर नहीं है। आप लोग अपना आंसर मार्क कर लो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे इन द ओलंपिक्स नहीं आएगा। इंडिया विल विन द गोल्ड एट द ओलंपिक्स, इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है, वी हैड टू वर्क इन द हाई प्रेशर। हमें हाई प्रेशर में काम करना पड़ता था
टू मीट द डेडलाइन, ताकि हम लोग डेडलाइन मीट कर सके। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है। उसका जो राइट आंसर होएगा ये ऑप्शन नंबर बी में रहेगा, और यहाँ पे इन द हाई प्रेशर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा अंडर द हाई प्रेशर। वी हैड टू वर्क अंडर द हाई प्रेशर, हमें हाई प्रेशर में काम करना पड़ता था डेडलाइन को मीट करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ए फायर हैज़ ब्रोक आउट। तो ये तो सिंपल सा पता लग गया, हैज़ के बाद आपको पता है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ब्रोक आउट नहीं होगा, यहाँ पे फायर हैज़ ब्रोकन आउट रहेगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ईच ऑफ दीज 3 रोड्स लीड टू द रेलवे स्टेशन। इसमें एरर फाइंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे ईच की बात हो रही है, और यहाँ पे जो वर्ब है वो प्लूरल है, तो ईच के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो यहाँ पे लीड की जगह होएगा लीड्स। सो यहाँ पे भी 2 नंबर पार्ट्स में एरर रहेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। मतलब अगर आप अपने टाइम पर नहीं पहुंचते तो हम लोग अपनी लाइफ खो चुके होते। तो यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो वी विल हैव नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा वी वुड हैव लॉस्ट आवर लाइफ्स, हम लोग अपनी लाइफ खो चुके होते। ठीक है, एरर आपको समझ आ रहा है, मतलब वी विल हैव वाले में इस पार्ट में आपका एरर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपको बताना है इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। जो पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है उसको आपको इम्प्रूव करना है। क्वेश्चन आपके सामने है, वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड आर पिकासो। यहाँ पे इन द वर्ल्ड ये अंडरलाइन किया गया, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है या फिर इस पार्ट को आपको इम्प्रूव करना है। सो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड आर पिकासो, ये इम्प्रूव होगा, आर की जगह आएगा इज, क्योंकि यहाँ पे आ रही है वन की बात हो रही है, तो एक ही बंदे की बात हो रही है, तो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब आपकी सिंगुलर आएगी, तो आर की जगह आएगा इज। तो इसका राइट आंसर होगा वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट इन द वर्ल्ड इज पिकासो। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट एम्प्लॉय एडिशनल हैंड्स इन द कंप्लीट प्रोजेक्ट इन टाइम। सो इसमें आपको ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको इम्प्रूव करना है, आप इम्प्रूव करो, मैं आपको इसका राइट आंसर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन टाइम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम, इसका राइट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द जैकेट ऑफ टॉम इज लाइंग ऑन द किचन टेबल। तो टॉम की जैकेट है वो किचन टेबल पर पड़ी है, द जैकेट ऑफ टॉम को आपको रिप्लेस करना है। सो इसका राइट आंसर होएगा टॉम्स जैकेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, या ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आई थिंक आपकी इतनी तो तैयारी होगी, ज़्यादा मैंने लेवल नहीं बढ़ाया, बट आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जैसे 2 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, आगे मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट का लेवल बढ़ाता रहूँगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि लेवल कितना रखना चाहिए। ए मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट हैज़ बीन कॉल्ड एट 11 AM ऑन वेडनेसडे। मतलब यूनियन कैबिनेट की मीटिंग को वेडनेसडे को 11 बजे बुलाया गया। तो हैज़ बीन कॉल्ड को आपको इम्प्रूव करना है, इस अंडरलाइन पार्ट को। इसका राइट आंसर होगा 11 बजे बुलाया गया वेडनेसडे का, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो हैज़ बीन की जगह आएगा हैड बीन कॉल्ड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आई हैव गोट ए लॉट ऑफ होमवर्क्स दिस वीकेंड। इस वीकेंड मुझे बहुत सारा काम मिला, ए लॉट ऑफ होमवर्क आएगा, होमवर्क्स नहीं आएगा क्योंकि ए लॉट ऑफ लगा है, सिंगुलर है तो एस नहीं आएगा, ए लॉट ऑफ होमवर्क आएगा। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विद अप्रोप्रिएट वर्ड। मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स के क्वेश्चन है, आपको ब्लैंक में आंसर टिक करना है, मतलब ब्लैंक फिल करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, डैट वाज डैश इंपॉर्टेंट डिस्कशन। आपको हमेशा पता है यहाँ पे एन आएगा, क्योंकि वोवल से पहले हमेशा एन आता है, तो राइट आंसर आएगा डैट वाज एन इम्पोर्टेंट डिस्कशन। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ही हैज़ नो अल्टरनेटिव सो ही बिगेन डैश प्रैक्टिस। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई अल्टरनेटिव नहीं था, तो उसने ही बिगेन डैश प्रैक्टिस, उसने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, डैश प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। सो इसका राइट आंसर होगा ही बिगेन टू प्रैक्टिस। ऑप्शन नंबर सी। दे रन डैश द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन के पीछे भागे, दे रन आफ्टर द चिल्ड्रन आएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ही क्लाइम्स द हिल, ही क्लाइम्स अप द हिल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दी सिटी एक्सपीरियंस डैश देन एवरेज रेनफॉल दिस ईयर टिल नाउ। तो सिटी ने एक्सपीरियंस किया एवरेज रेनफॉल इस साल। तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है, तो सिटी ने एक्सपीरियंस किया लेस रेनफॉल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
तो 20 क्वेश्चन आपके कवर हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका एंटोनिम से रिलेटेड है। अर्स्ट वाइल का आपको एंटोनिम बताना है। सो इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग। अर्स्ट वाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, और मतलब जो पहले का हो, और इसका मतलब जो एंटोनिम हो जाएगा वो हो जाएगा एग्जिस्टिंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड सेलेब्रियस का आपको सिनोनिम बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा होलसम, ऑप्शन नंबर 3। मैं आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं बता रहा, आप लोग का टेस्ट है, तो आप लोग मुझे अपना स्कोर बताना कितना स्कोर रहा। अगर नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगर आप कहोगे तो मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अनएम्बिग्यूस। एम्बिग्यूस का मतलब होता है नॉट क्लियर, और अनएम्बिग्यूस हो गया क्लियर। सो इसका एंटोनिम बताना है। सो इसका एंटोनिम क्या हो गया, नॉट क्लियर होएगा एक तरीके से। सो एक सेकंड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एनिग्मेटिक, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड, आपको सिनोनिम बताना है एब्रोगेटेड। इसका जो सिनोनिम रहेगा वो रहेगा इनवैलिडेटेड, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सिनोनिम बताना है कन्फ्यूजन का। सो कन्फ्यूजन का जो सिनोनिम होएगा वो होगा कोमोशन, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो ये आप लोग का इंग्लिश पार्ट खत्म होता है। आउट ऑफ 25 क्या स्कोर रहा आपका इंग्लिश में, मुझे ज़रूर बताना। अब मूव करते हैं हम लोग ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ, इसके बाद हम लोग मूव करेंगे एसे राइटिंग की तरफ। तो चलिए ट्रांसलेशन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। आज का जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ लिया है वो मैंने आपको लेके आया हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। और जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा, मतलब मॉक टेस्ट नंबर 2, उसमें मैं आपके लिए इंग्लिश टू हिंदी लेकर आऊँगा। ऐसे करके आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। पैराग्राफ आपके सामने है, तो चलिए लाइन बाय लाइन करके इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहले मैं पैराग्राफ पढ़ देता हूँ। चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक राय व्यक्त कर सकते हैं। वे एक राजनीतिक नेता को चुनने के लिए जनता के मतदान द्वारा इस राय को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा इस राजनीतिक नेता के पास अधिकार और जिम्मेदारी होगी। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि चुनाव एक औपचारिक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया है। साथ ही चयनित राजनीतिक नेता सार्वजनिक पद संभालेंगे। चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह है क्योंकि चुनाव यह सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है, ठीक है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहली लाइन आपके सामने है, चुनाव वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग अपनी राजनीतिक राय व्यक्त करते हैं। सो इसका ईजिली लैंग्वेज में मैंने आपको ट्रांसलेशन किया है, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में, ईजी और सिंपल। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है। तो इसका जो ट्रांसलेशन बनेगा, इलेक्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच पीपल कैन एक्सप्रेस देयर पॉलिटिकल ओपिनियन। मतलब इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके थ्रू लोग अपने चुनावी ओपिनियन या फिर अपनी राय व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। अगली लाइन है, वे एक राजनीतिक नेता को चुनने के लिए जनता के मतदान द्वारा इस राय को व्यक्त करते हैं। दे एक्सप्रेस दिस ओपिनियन बाय पब्लिक वोटिंग टू चूज ए पॉलिटिकल लीडर। इसके अलावा इस राजनीतिक नेता के पास अधिकार और जिम्मेदारी होगी। फर्दर मोर, या फिर यहाँ पे आप लोग इन एडिशन टू भी लिख सकते हो। दिस पॉलिटिकल लीडर, इस राजनीतिक नेता के पास अधिकार और जिम्मेदारी होगी। दिस पॉलिटिकल लीडर वुड हैव ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगली लाइन आपके सामने है, सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि मोस्ट नोटवर्दी या मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम भी ये भी कह सकते हैं कि चुनाव एक औपचारिक समूह निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इलेक्शन इज ए फॉर्मल ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। साथ ही चयनित राजनीतिक नेता सार्वजनिक पद संभालेंगे। ऑल्सो द सिलेक्टेड पॉलिटिकल लीडर वुड होल्ड द पब्लिक ऑफिस। चुनाव निश्चित रूप से लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। द इलेक्शन इज सर्टेनली ए वाइटल पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। यह है क्योंकि चुनाव एक सुनिश्चित करता है कि सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए है। दिस इज बिकॉज इलेक्शन एंश्योर दैट द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ठीक है। अब आते हैं ऐसे राइटिंग पे। आपके सामने 3 ऐसे राइटिंग लिखे हुए हैं, 250 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है, किसी एक पर ऐसे राइटिंग कवर करना है। ये तीनों ऐसे राइटिंग जो मैंने आपको 80+ ऐसे राइटिंग प्रोवाइड करवाया उसमें मैंने कवर किए हुए हैं। आज का हम जो टॉपिक उठाएंगे वो उठाएंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि आपको पता है इलेक्शन चल रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आपका इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे राइटिंग जरूर आएगा। और अभी मैंने यूट्यूब पर आपका इलेक्शन कवर कराया था, 1 नेशन 1 इलेक्शन पे ऐसे कवर करवाया था। तो ये भी आप लोग देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो इलेक्शन से रिलेटेड ऐसे राइटिंग जरूर कवर करके जाना।
तो चलिए आज के ये वाला ऐसे राइटिंग शुरू करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, देन आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ अगर पुरानी वीडियोस आपने देख चुकी है तो चलिए पहले बात करते हैं मतलब जो टॉपिक मिलता है हमें ऐसे राइटिंग का, उसका हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है स्टार्टिंग के फर्स्ट पैराग्राफ में। तो चलिए टॉपिक हमारा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और हम लोग इसके स्टार्ट करते हैं। पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं, मतलब मेन चीज़ें बता देते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर पाइवटल टू द क्वालिटी ऑफ द कंट्रीज गवर्नेंस। मतलब जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ये इंपॉर्टेंट है कंट्री की क्वालिटी गवर्नेंस के लिए और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए एंड द लाइफ ऑफ द पीपल, और लोगों की लाइफ के लिए। इट इज़ फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी का एक तरीके से बेस है, फाउंडेशन है, आधार है। एंड अलाउ फॉर फ्री एंड जस्ट सोसाइटीज़ वेयर वी लिव इन। वी ऑल शुड हैव ए वॉइस इन डिटरमाइनिंग द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हम सब के पास एक आवाज़ होनी चाहिए जिससे कि हम लोग अपनी कंट्री के फ्यूचर को डिटरमाइन कर सके। एंड ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, वी ऑल वांट आवर वॉइस टू काउंट एग्जैक्टली द सेम एज एवरीवन एल्स। हम सब अपनी आवाज़ चाहते हैं to count exactly the same as everyone else. It is possible only through free and fair election. ये सिर्फ फ्री और फेयर इलेक्शन से ही पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आगे आपके सामने द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन इज दैट दे मस्ट रिफ्लेक्ट द फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द विल ऑफ द पीपल। मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है फ्री और फेयर इलेक्शन का वो ये है कि हमें उनको मस्ट रिफ्लेक्ट करना चाहिए फ्री एक्सप्रेशन ऑफ द पीपल, विल ऑफ द पीपल। टू रियलाइज दिस, इसको रियलाइज करने के लिए इलेक्शन शुड बी ट्रांसपेरेंट। मतलब फ्री और फेयर इलेक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए या फिर रियलाइज करने के लिए जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इंक्लूसिव होने चाहिए और अकाउंटेबल होने चाहिए। देयर मस्ट बी इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज टू वोट। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वोट करने के लिए। एंड कम्पीट इन द इलेक्शन, और इलेक्शन में कम्पीट करने के लिए, खड़े होने के लिए। ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन्वॉल्व पॉलिटिकल फ्रीडम। फ्री और फेयर इलेक्शन में पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए और फेयर प्रोसेसेस होने चाहिए फॉर वोटिंग करने के लिए। ए फेयर काउंट फॉर ऑल एलिजिबल वोटर्स हु कास्ट ए बैलोट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट्स बाय पार्टीज। आगे मूव करते हैं। फॉर एन इलेक्शन टू बी फ्री एंड फेयर, इलेक्शन को फ्री और फेयर करने के लिए ऑल सिटीजन हु मीट द एलिजिबिलिटी, जितने भी सिटीजन हैं जो एलिजिबल है, रिक्वायरमेंट्स नीड टू एबल टू रजिस्टर टू वोट, उन सबको वोट के लिए रजिस्टर करना चाहिए जो सारे सिटीजन्स एलिजिबल है। एंड दे शुड ऑल्सो बी एलिजिबल टू रन फॉर ऑफिस, और उन सबको वोट डालने के लिए ऑफिस की तरफ भागना चाहिए इफ़ दे मीट द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अगर वो एलिजिबल है वोट डालने के लिए। तो आगे हमारे पास है नो वन शुड बी डिप्राइव्ड फ्रॉम इट, कोई भी इससे वंचित नहीं रहना चाहिए वोट डालने से। गवर्नमेंट कुड नॉट prevent people who want to run for office if they meet the same eligibility criteria as other politicians and candidates who are running for office. अगला है गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक सर्च अरेंजमेंट। अब ये हमारा कंक्लूजन पार्ट आ गया जो कि हम लोग अपना सजेशन देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और ये जो आपका कंक्लूजन पार्ट है हमेशा दोस्तों पॉजिटिव ही होना चाहिए, कभी आपको नेगेटिव नहीं लिखना। गवर्नमेंट शुड मेक ऑल्सो सच अरेंजमेंट, गवर्नमेंट को ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए डैट ऑल द वोटर्स कैन एक्चुअली कास्ट देयर वोट, जिससे कि जितने भी वोटर्स हैं वो सारे अपना वोट दे पाए। फॉर दिस पर्पस रीच ऑफ द पोलिंग प्लेसेस एंड रीजनेबल अकोमोडेशन शुड बी मेड टू एंश्योर डैट ऑल द वोटर्स इंक्लूडिंग हु आर विद द डिसएबिलिटी और अदर हेल्थ कंडीशन और लैक ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टिल बी एबल टू कास्ट देयर वोट। मतलब यहाँ पे कहना चाहता है इस पर्पज़ के लिए जितने भी पोलिंग प्लेसेस है, जितने भी रीजनेबल अकोमोडेशन है, उन सबको इंश्योर करवाना चाहिए कि जितने भी वोटर है, चाहे वो डिसेबल हो या फिर जिनको हेल्थ की कोई कंडीशन हो या फिर जिनको ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो, उन सबको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि वो अपना वोट कास्ट कर सके, अपना वोट दे सके। तो ये इन्होंने सजेशन दे दिया गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट, ये आपको आंसर की मिल जाएगी और ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसे राइटिंग नहीं डाउनलोड की है, ट्रांसलेशन राइटिंग नहीं डाउनलोड की तो डाउनलोड कर लो, सिर्फ एक हफ्ता रह गया, अच्छे से तैयारी शुरू कर दो। और ऐसी मॉक टेस्ट जानना चाहते हो तो वीडियो को शेयर करना। ऐसी अगर आप लोग का सही रिस्पॉन्स आया तो कंप्लीट 7 days 7 मॉक टेस्ट की सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।